हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू योर अवन चैनल आशिक। तो आज का वीडियो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास स्टूडेंट के लिए, सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड इस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लक्की विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है, आपके लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है, एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपये पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहता है तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फर्स्ट के हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, जो कि हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी फर्स्ट माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे ये क्वेश्चन एंड आंसर रहने वाले हैं, तो ये हमने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर जो हमारा एक क्वेश्चन रहने वाला है उसको हमने 2 टाइप से पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से या इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए इनफ होगा। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है, हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों का वर्णन कीजिए, अथवा हिंदी साहित्य का काल विभाजन किन किन आधारों पर किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमसे 2 चीजें पूछी गई है, फर्स्ट हिंदी साहित्य का काल विभाजन और सेकंड हिंदी भाषा की बोलियां। तो चलिए एक एक करके इनका आंसर दे लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम क्या देखेंगे, परिचय में हम लिखेंगे कि हिंदी भाषा भारत की एक समृद्ध, व्यापक और जीवंत भाषा है। तो स्टूडेंट, जो हिंदी भाषा है वो भारत की सबसे समृद्ध और व्यापक भाषाओं में से एक है, और इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इसकी बोली। तो बोलियां सिर्फ बोलने
बोलने का माध्यम नहीं है स्टूडेंट, ये हमारे अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति, वहां की जीवन शैली और वहां की सोच को दर्शाती है। तो इन्हीं बोलियों के आधार पर आगे चलकर हमारा जो एक तरीके से जो हमारा आधुनिक हिंदी है उसका विकास हुआ। तो स्टूडेंट ठीक इसी तरीके से हिंदी साहित्य भी एक दिन में नहीं बना, यह हमारा एक लंबी ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है। तो इसे समझने के लिए साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को विभिन्न विभिन्न उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांट दिया। तो स्टूडेंट जिससे कि साहित्य की जो प्रवृत्ति, जो विषय और शैली है उनको सरलता से समझा जा सके। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां। तो स्टूडेंट जो हिंदी की बोलियां है इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए वे 4 भाग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो बोली आने वाली है वो आने वाली है पश्चिमी हिंदी की बोलियां। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी होती है स्टूडेंट, ये जो बोलियां होती है ये उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बोली जाती है। जैसे कि हमारी खड़ी बोली हो गई, तो खड़ी बोली जो है आधुनिक मानक हिंदी का आधार मानी जाती है। तो आज की जो मानक हिंदी है वो इसी पर आधारित है। जैसे कि आप देखें हमारे जो समाचार चैनल है, जो किताबें हैं, जो सरकारी काम है, तो इन सभी में ये यूज की जाती है। सेकंड हमारी आती है ब्रज भाषा, जो कि कृष्ण भक्ति और रीतिकाल की प्रमुख भाषा है। तो ये हमारी कृष्ण भक्ति और रीतिकाल की प्रमुख भाषा है ब्रज भाषा। तो स्टूडेंट जब सूरदास कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो वो ब्रज भाषा का ही एक जादू है, यानी कि जो भाषा मैंने अभी बोली ये ब्रज भाषा थी। थर्ड हमारी आती है हरियाणवी। तो हरियाणा क्षेत्र में प्रचलित, तो हरियाणा क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है जो कि कुछ लोगों की फेवरेट भाषा भी है, तो ये हमारी हरियाणवी लैंग्वेज होती है। तो हरियाणवी लैंग्वेज आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद फोर्थ आती है हमारी कन्नौजी। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है। तो स्टूडेंट कन्नौजी लैंग्वेज हमारे कन्नौज जो कि हमारा यूपी में पड़ता है वहां पर बोली जाती है मुख्यतः। तो ये तो हमारी सबसे पहले पश्चिमी हिंदी की बोलियां हो गई। तो ये तो हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां थी। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है, तो पूर्वी हिंदी की बोलियां में सबसे पहले आती है अवधी। तो अवधी कौन सी भाषा है, ये है हमारी रामचरितमानस की भाषा। तो जो हमारा तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है ये हमारा अवधी भाषा में ही लिखा गया है। तो एग्जाम्पल आप समझिए, राम को गांव गांव तक पहुंचाने का जो काम था वो हमारी अवधी भाषा ने किया था। इसके बाद सेकंड हमारी आती है बघेली भाषा। तो ये जो बघेली भाषा ये हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है, विशेषकर बघेलखंड क्षेत्र में। इसके बाद थर्ड हमारा आता है छत्तीसगढ़ी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र की प्रमुख बोली हो गई। तो ये तो हमारी पूर्वी हिंदी की बोलियां हो गई। थर्ड हमारे आते हैं राजस्थानी हिंदी की बोलियां। तो राजस्थानी हिंदी की बोलियां कौन सी होगी स्टूडेंट, जो हमारे राजस्थानी एरिया में बोली जाती है होगी। तो ऐसी कौन कौन सी बोलियां, ऐसी हमारी मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। तो स्टूडेंट ये जो बोलियां होती है इनमें वीरता, शौर्य और लोक जीवन की झलक भी हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हमारी राजस्थानी हिंदी हो गई। इसके बाद जो हमारी फोर्थ और लास्ट बोली आती है वो आती है बिहारी हिंदी की बोलियां। तो बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती है, जैसे कि भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, मगही हो गई। तो ये सभी जो बोली है इन्होंने हिंदी भाषा को जनभाषा बनाया और साहित्य को सामाजिक आधार प्रदान किया। तो इन्हीं बोलियों ने हिंदी को जनभाषा बनाया। तो स्टूडेंट ये सभी जो बोलियां थी ये हमारी 4 प्रकार की बोलियां मैंने आपको बताई, पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी और बिहारी। तो यही थी हमारी हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं उसके आधार को लेकर। तो स्टूडेंट अब सवाल आता है कि हिंदी साहित्य को कालों में क्यों बांटा गया है। तो स्टूडेंट क्यों बांटा गया है सबसे पहले उसको समझिएगा, तो ताकि स्टूडेंट हम प्रवृत्तियां, विषय, भाषा, विचारधारा इन सभी को आसान तरीके से समझ सके, इसीलिए हिंदी साहित्य को विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो कारण आता है स्टूडेंट वो आता है हमारा जो सबसे पहला आधार आता है वो आता है ऐतिहासिक आधार। तो ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक परिस्थितियों और राजनीतिक परिवर्तन के अनुसार साहित्य को कालों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट हर युग की अपनी रिवाइवल उसकी परिस्थितियां करती है। तो हर युग का जो रिवाइवल करती है यानी कि जो उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं जो पर्दाफाश है वो उसकी परिस्थितियां ही करती है। तो स्टूडेंट जैसे आप देखें भक्ति आंदोलन हो गया, मुगल काल हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, तो ये सभी जो साहित्य थे ये हमारे समाज का आईना बन जाता है। तो इसी के आधार पर भी हमारा जो
ऐतिहासिक आधार है वो रखा गया। सेकंड आता हमारा साहित्यिक प्रवृत्तियों का आधार। तो प्रत्येक काल में साहित्य की विषय वस्तु और विचारधारा अलग रही। तो स्टूडेंट जैसे कि आप समझे, जैसे कि हमारा जो आदि काल था तो ये हमारा एक तरीके से वीरता या इसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आदिकाल हमारा वीरता के लिए प्रसिद्ध था, भक्ति काल हमारा भक्ति के लिए, रीतिकाल हमारा श्रृंगार के लिए और आधुनिक काल हमारा यथार्थवाद के लिए। तो स्टूडेंट इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक काल की साहित्य की विषय वस्तु है और विचारधारा है उनके आधार पर भी हमने काल का विभाजन किया है। तो आप स्टूडेंट एक एग्जाम्पल से समझिएगा, जब समाज युद्ध में था कविता में तलवार थी, जब समाज भक्ति में था कविता में भगवान थे। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा आदि काल था उसमें वीरता थी और कविता में तलवार थी। यानी कि हमारी जो जब समाज जो युद्ध में था तो कविता में तलवार थी। तो समाज युद्ध से मतलब है यहाँ पर जो हमारा आदि काल है वो युद्ध था और कविता में तलवार यानी कि वीरता। और इसी तरीके से सब जब समाज में भक्ति थी तो कविता में भगवान थे, तो भक्ति काल में भक्ति थी। तो स्टूडेंट यही थे हमारे साहित्यिक प्रवृत्तियों का आधार। थर्ड हमारा आता है भाषा और शैली का आधार। तो अब हम बात कर लेते हैं भाषा और शैली के बारे में। तो समय के साथ भाषा, अभिव्यक्ति और शैली में परिवर्तन हुआ। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देखें सबसे पहले आई हमारी अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से ही हमारी भाषा स्टार्ट हुई। इसी तरीके से ब्रज, अवधि और खड़ी इन सभी का जो विकास है वो इसी आधार पर ही देखा जाता है। तो समय के साथ जो भाषा है वो भी बदली है, तो इसीलिए जो काल है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया। इसके बाद फोर्थ आता है प्रमुख कवियों और रचनाओं का आधार। तो काल विभाजन करते समय उस युग के प्रमुख रचनाकारों और उनकी कृतियों को ध्यान में रखा गया। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देखें जो हमारे मुख्य रूप से चार काल है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये जो काल है ये हमारे कवि और रचना के आधार पर भी बटाए गए। तो स्टूडेंट जैसे कि हमारे जो तुलसीदास थे हमारे वे आदिकाल के थे, भक्ति काल के हमारे सूरदास थे, रीतिकाल के हमारे बिहारी थे और आधुनिक काल के प्रेमचंद थे। तो इन्हीं के आधार पर भी काल निर्धारित किए गए। तो स्टूडेंट यही थे हमारे प्रमुख कवि और रचनाओं का आधार। तो यही थे हमारे हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं उसके आधार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की बोलियां उसकी शक्ति और विस्तार का प्रमाण है जिन्होंने हिंदी को जनसाधारण की भाषा बनाया। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की बोलियां उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो इन्हीं बोलियों ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाया और हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है स्टूडेंट वो हमें उनके क्रमिक विकास को समझने में मदद करता है। तो बोलियां और जो काल है इन दोनों के अध्ययन से हमें सिर्फ भाषा का ही नहीं बल्कि जो हमारा भारतीय समाज, जो हमारी संस्कृति और जो हमारी विचारधारा है वो भी हमें समझ में आती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए अथवा आदिकालीन हिंदी आधुनिक कालीन हिंदी से किस प्रकार भिन्न है स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमसे दो चीजें पूछी गई है, फर्स्ट आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति और सेकंड आदिकालीन हिंदी और आधुनिक कालीन हिंदी में अंतर। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत में हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। तो परिचय में हम लिखेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण है। तो स्टूडेंट प्रारंभिक चरण किसे माना जाता है? आदिकाल को। और इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच का। तो स्टूडेंट ये जो हमारा युग था इसमें वीरता, युद्ध, दान, राजाओं की प्रशंसा, धर्म ये सभी के बारे में वर्णन था। तो स्टूडेंट जो आदिकालीन हिंदी और उसका साहित्य है वो अपने स्वरूप पे आज की हिंदी से काफी अलग दिखाई देखने को मिलता है। तो ये जो भिन्नता है इनको समझने के लिए हमें आदिकालीन की प्रवृत्तियां और भाषा स्वरूप का अध्ययन भी जरूरी हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां 100 उदाहरण। तो सबसे पहले हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं।
तो सबसे पहली जो प्रवृत्ति आती है वो आती है वीर गाथात्मक प्रवृत्ति। तो वीर गाथात्मक प्रवृत्ति क्या है? तो स्टूडेंट आदिकालीन साहित्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति वीरता और युद्ध वर्णन है। तो आदिकाल की सबसे जो बड़ी जो पहचान है वो है वीरता और युद्ध का वर्णन। तो स्टूडेंट राजपूत शासकों के जो शौर्य थे, जो पराक्रम थे और बलिदान है, उन सभी का वर्णन हमें इसमें मिलता है। तो कवियों ने राजपूत शासकों के शौर्य, बलिदान, पराक्रम इन सभी से काव्य को अमर कर दिया। तो जैसे कि आप देखें पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है, इसी तरीके से बीसल देव रासो हो गया। तो स्टूडेंट ये जो काव्य है ये ऐसे लगते हैं जैसे कवि शब्दों से तलवार चला रहा हो। तो ये तो वीर गाथात्मक प्रवृत्ति थी। सेकंड आता है आश्रयदाता प्रशंसा। तो कवि अपने राजाओं और सामंतों की प्रशंसा करते थे क्योंकि वे उनके आश्रयदाता होते थे। तो स्टूडेंट आदिकालीन जो कवि थे वे राजाओं और सामंतों के आश्रय में रहते थे, इसीलिए वे राजाओं के आदर्श, वीर, दानी, धर्म रक्षक इन सभी को बताकर वे उनकी प्रशंसा करते थे। तो यहाँ पर जो कवि का उद्देश्य था वो था राजा को प्रसन्न करना और उनका संरक्षण पाना। तो यही था हमारा आश्रयदाता प्रशंसा। इसके बाद थर्ड हमारा जो आता है वो आता है श्रृंगार और प्रेम का वर्णन। तो वीरता के साथ साथ प्रेम और श्रृंगार का भी वर्णन मिलता है। नायक नायिका के सौंदर्य, प्रेम और विरह की झलक मिलती है। तो स्टूडेंट हालांकि जो वीरता था वो मुख्य विषय था, लेकिन जो प्रेम और श्रृंगार था वो पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। इस समय भी हमें नायक नायिका का सौंदर्य, उनका प्रेम, उनका विरह इन सभी का चित्रण देखने को मिलता है। तो इससे जो काव्य था उसमें भावनात्मक संतुलन भी बना रहा। फोर्थ आता है धार्मिक और नैतिक चेतना। तो जैन, बुद्ध और नाथ साहित्य में धर्म, ताप, वैराग्य और नैतिकता का प्रभाव दिखता है। तो स्टूडेंट इस युग में केवल तलवार ही नहीं, धर्म और नैतिकता भी साहित्य का हिस्सा थी। तो जैसे कि आप देखिए जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, तो इनमें तप, वैराग्य, नैतिक जीवन इन सभी पर जोर दिया गया है। तो यही था हमारा धार्मिक और नैतिक जीवन। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है भाषा की विविधता। तो इस काल में अपभ्रंश, अवट और प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग हुआ। भाषा सरल, लोक प्रचलित और क्षेत्रीय थी। तो आदिकाल की जो भाषा थी वो आज जैसी शुद्ध नहीं थी। उस समय अपभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक हिंदी ये सभी भाषा का उपयोग होता था। और इस समय की जो भाषा थी वो सरल, लोक प्रचलित और क्षेत्रीय थी, ताकि जो स्टूडेंट आम जनता है वो इससे जुड़ सके। तो यही थी हमारी आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आदिकालीन हिंदी और आधुनिक कालीन हिंदी में अंतर। तो अब हम दोनों के बीच में अंतर समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर आता है वो आता है भाषा स्वरूप का अंतर। तो भाषा स्वरूप का क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। तो आदिकालीन हिंदी अपभ्रंश और अवरट से प्रभावित थी। आदिकालीन हिंदी खड़ी बोली पर आधारित परिष्कृत और मानक रूप में है। तो आदिकालीन हिंदी तो अपभ्रंश और अवरहट से प्रभावित थी, लेकिन जो आधुनिक हिंदी थी वो खड़ी बोली पर आधारित, मानव और परिष्कृत वाली भाषा थी। सेकंड हमारी आती है विषय वस्तु का अंतर। विषय वस्तु का क्या अंतर था स्टूडेंट, उसको देख लेते हैं। तो आदिकालीन जो साहित्य था उसमें तो युद्ध, वीरता, धर्म और राजा के बारे में था, लेकिन जो आधुनिक काल साहित्य था उसमें सामाजिक समस्याएं, यथार्थवाद और मानव मूल्य के बारे में बात की गई थी। थर्ड हमारा जो अंतर आता है वो आता है साहित्यिक विधाओं का अंतर। तो आदिकाल जो था स्टूडेंट उसमें रासो, गाथा, चरित्र ये सभी काव्य प्रमुख थे, लेकिन आधुनिक काल में जो हमारी कविता, जो हमारे कहानी, जो हमारी उपन्यास थे, इन सभी का प्रमुख योगदान था। फोर्थ आता है अभिव्यक्ति शैली का अंतर। तो अभिव्यक्ति शैली का क्या अंतर था, तो अभिव्यक्ति शैली का अंतर क्या था, तो आदिकाल जो था हमारा उसमें हमारे जो अलंकार थे वे प्रधान थे और वर्णनात्मक थे, लेकिन जो हमारा आधुनिक काल था वो सरल, स्पष्ट और यथार्थपरक शैली में किया गया था। तो ये अभिव्यक्ति शैली का अंतर था। इसके बाद फिफ्थ आता है कवि का उद्देश्य। कवि के उद्देश्य में भी अंतर थे। तो जो आदिकालीन काव्य था स्टूडेंट वो आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए था, लेकिन जो आधुनिक कालीन कवि थे वे समाज सुधार और जन जागरण से जुड़े हुए थे। तो यही सभी थे हमारे आधुनिक आदिकालीन हिंदी और आधुनिक कालीन हिंदी में अंतर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में स्टूडेंट हम यही कह सकते हैं कि जो आदिकाल हिंदी साहित्य है वो हमारी आधारशिला है। इसमें वीरता, धर्म और प्रेम थी। और जो हमारा आदिकालीन हिंदी भाषा है वो हमारे प्रारंभिक, लोक प्रचलित और आशयदाता का था। तो
आधुनिक हिंदी अधिक विकसित, सामाजिक और जागरूक थी। तो स्टूडेंट यही अंतर जो है वो हमारे हिंदी साहित्य की विकास यात्रा को स्पष्ट रूप से दिखाता है। तो आधुनिक कालीन हिंदी अधिक विकसित, सामाजिक चेतना से युक्त और व्यापक अभिव्यक्ति वाली भाषा बन चुकी थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए अथवा कृष्ण काव्य का महत्व बताते हुए उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो दो चीज पूछी गई है, फर्स्ट हमारा राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्ति और सेकंड कृष्ण काव्य की प्रवृत्ति। तो स्टूडेंट चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। इस काल में ईश्वर भक्ति को केंद्र में रखकर काव्य रचना की गई। तो स्टूडेंट जो हमारा ये काल का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ईश्वर और भक्त का संबंध। तो भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं आती है, फर्स्ट राम भक्ति काव्य धारा और सेकंड कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो राम काव्य में तो जो राम जी है उनको मर्यादा, आदर्श और भक्ति के रूप में बताया गया, लेकिन जो कृष्ण काव्य है उसमें उन्हें प्रेम, माधुर्य और लीला के रूप में दिखाया गया। तो स्टूडेंट यही जो दोनों धाराएं हैं इन्होंने ही हिंदी साहित्य को भावनात्मक गहराई और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान करी। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को लेकर। तो चलिए सबसे पहले राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो प्रमुख प्रवृत्ति आती है वो आती है मर्यादा और आदर्श की भावना को लेकर। तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया, आदर्श पुत्र, पति, राजा और भ्राता के रूप में राम का चित्रण मिलता है। तो राम भक्ति काव्य में जो राम जी है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया, उनको बताया गया एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा और आदर्श भाई के रूप में। तो उदाहरण अगर आप देखें जो हमारी रामचरितमानस है जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, तो इसमें राम का जीवन ऐसा दिखाया गया कि हर व्यक्ति उसमें अपना आदर्श ढूंढ सके। तो यही था हमारा आदर्श की भावना और मर्यादा की भावना। इसके बाद सेकंड हमारा आता है दास्य भाव की भक्ति को लेकर। तो भक्त स्वयं को ईश्वर का सेवक मानता है, विनय, श्रद्धा और समर्पण की भावना प्रमुख है। तो राम भक्ति में भक्त स्वयं को भगवान का सेवक मानता है, इसमें विनय, श्रद्धा और समर्पण। तो स्टूडेंट ये तीनों ही भक्त और भगवान का संबंध दिखाते हैं जो कि एक मालिक और सेवक के जैसा बताया गया है। थर्ड हमारा आता है सामाजिक और नैतिक मूल्य की स्थापना। तो सत्य, धर्म, कर्तव्य और त्याग पर बल दिया गया है, समाज को आदर्श जीवन की दिशा देने का प्रयास हुआ है। तो राम भक्ति केवल पूजा ही नहीं बल्कि जीने की भी सीख देता है। तो इसमें सत्य, धर्म, कर्तव्य, त्याग सभी को दिखाया गया है जो कि समाज को आदर्श जीवन जीने का एक मार्ग दिखाता है। इसके बाद फोर्थ आता है लोक मंगल की भावना। तो राम भक्ति काव्य में व्यक्तिगत मोक्ष के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी है। तो स्टूडेंट राम भक्ति काव्य में केवल व्यक्तिगत मोक्ष ही नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण लक्ष्य है। तो यही कारण है कि राम काव्य आज भी जन जन में लोकप्रिय माना जाता है। फिफ्थ आता है सरल और लोक प्रचलित भाषा। तो अवधी भाषा का प्रयोग हुआ, भाषा सहज, सरस और जन साधारण के लिए बोधगम्य है। तो इसमें अवधी भाषा मिलती है जो कि सरल, सहज और बोधगम्य है। तो स्टूडेंट आप देखिए रामचरितमानस आज भी गांव गांव में समझी और गाई जाती है क्योंकि वो हमारी अवधी भाषा में लिखी गई है। तो यही था हमारा राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कृष्ण काव्य का महत्व एवं उसकी प्रवृत्तियों को लेकर। तो सबसे पहले हम कृष्ण काव्य का महत्व देख लेते हैं, यानी कि कृष्ण काव्य इतना जरूरी क्यों था। तो कृष्ण काव्य ने भक्ति को प्रेम और माधुर्य से जोड़ा। तो जो कृष्ण काव्य था उसने भक्ति को केवल नियम ही नहीं बल्कि प्रेम बना दिया। तो इसमें जीवन की रसात्मकता और मानवीय भावनाओं की गहराई और संगीत और सौंदर्य का समावेश जो कि हिंदी काव्य को भावनात्मक ऊंचाई प्रदान करता है। तो स्टूडेंट यही सभी थे हमारे कृष्ण काव्य का महत्व। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को लेकर। तो अब हम जान लेते हैं कि कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी।
तो सबसे पहली थी माधुर्य भाव की प्रधानता। तो भक्त और भगवान के बीच प्रेमिका प्रेमिक का संबंध दिखाया गया। तो काव्य जो हमारा कृष्ण काव्य है, इसमें भक्त और भगवान का संबंध ऐसे दिखाया गया है जैसे कि एक प्रेमिका और प्रेमिका हो। तो यहाँ पर जो राधा कृष्ण का प्रेम है वो इसका श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। जैसे कि आप कुछ सूरदास की रचनाएं देखेंगे, वहां पर आपको राधा कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा। सेकंड हमारा आता है बाल लीला और रूप सौंदर्य वर्णन। तो कृष्ण के बाल रूप, चंचलता और लीलाओं का सुंदर चित्रण है, वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति मिलती है। तो इसमें कृष्ण भक्ति काव्य में हमें कृष्ण का बाल रूप, उनका माखन चोरी, उनके यशोदा का वात्सल्य, सब कुछ हमें देखने को इसमें मिलता है। तो कृष्ण यहाँ पर एक भगवान नहीं बल्कि एक नाटकट बालक लगते हैं। थर्ड आता है श्रृंगार रस की प्रधानता। तो संयोग और वियोग दोनों का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। नायक भेद, मान, विरह आदि का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर हमें कुछ रस मिलते हैं, यानी कि जो श्रृंगार रस है वो ज्यादा मिलता है। तो संयोग, वियोग, मान, विरह, श्रृंगार रस का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। फोर्थ आता है ब्रज भाषा का प्रयोग। तो ब्रज भाषा अत्यंत मधुर और काव्यात्मक है, इसने कृष्ण काव्य को संगीतात्मकता प्रदान करी। तो स्टूडेंट इसके जो पद है वे गेय और सरस है, और इसी कारण कृष्ण भक्ति जो काव्य है वो गाए जाने योग्य भी बन गया है। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है लीलात्मक ईश्वर की कल्पना। तो कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया। ईश्वर मानवीय भावनाओं से युक्त दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो कृष्ण जी है उनको मानवीय भावनाओं से युक्त लीला पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये भी इसकी एक प्रवृत्ति है। तो यही था हमारा कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा ने आदर्श, मर्यादा और सामाजिक मूल्य की स्थापना करी, लेकिन जो हमारा कृष्ण काव्य थी उसमें प्रेम, माधुर्य और सौंदर्य के माध्यम से भक्ति को भावनात्मक गहराई दी गई। तो इसीलिए जो दोनों धाराएं है वे हमारे भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बनाती है, और इसीलिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप का वर्णन कीजिए, अथवा भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो यहाँ पर हमें भक्ति आंदोलन का भारतीय स्वरूप और उद्भव और विकास के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट इस आंसर को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं हमारे जो गिववे के क्वेश्चन हो वे आपसे पूछ लेता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पर भी 3 गिववे के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए अब जो हमारे गिववे के क्वेश्चंस है वे मैं आपसे पूछ लेता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में किन संतों से मानी जाती है। तो जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो दक्षिण भारत में किन संतों से मानी जाती है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके बाद हमारा सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है ये आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख संत कवि कौन से है। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख संत कवि कौन से है वे आपको बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 3 क्वेश्चंस गिवे के जो कि मैंने आपसे पूछे हैं। आप सभी को इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए अब हम दोबारा आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये तो हमने समझ लिया, अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो इसका आंसर भी हम और क्वेश्चंस के और आंसर की तरह ही लिखेंगे, जिस तरीके से हम पहले एक छोटा सा परिचय लिखते हैं, फिर मुख्य भाग लिखते हैं और उसके बाद निष्कर्ष लिखते हैं। तो चलिए इसका भी परिचय लिख लेते हैं। सबसे पहले तो परिचय में हम लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास और साहित्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं धार्मिक आंदोलन था। तो स्टूडेंट जो हमारा भक्ति आंदोलन था वो हमारा भारतीय इतिहास का केवल एक धार्मिक आंदोलन ही नहीं था, बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक क्रांति भी थी। तो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ईश्वर की निष्काम, भावनात्मक और व्यक्तिगत भक्ति को बढ़ाना, साथ ही जो जटिल कर्म कांड थे उनसे मुक्ति कराना और मानव जीवन को सरल, पवित्र और समान बनाना। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जो हमारा ये आंदोलन था ये मध्यकालीन भारत में जब समाज, जाति, पाखंड और आडंबर से
जुड़ा जकड़ा हुआ था, तभी जो हमारा भक्ति आंदोलन था वो एक आशा की किरण बनकर उभरा। तो भक्ति आंदोलन का स्वरूप केवल किसी क्षेत्र या भाषा तक ही नहीं था, बल्कि इसका जो प्रभाव है वो हमारे पूरे भारत में देखने को मिलता है। तो इसके उद्भव और विकास ने ही भारतीय समाज को नई चेतना प्रदान करी थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप के वर्णन के बारे में। तो सबसे पहले हम भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पॉइंट देखेंगे संपूर्ण भारत में प्रसार को लेकर। तो भक्ति आंदोलन का प्रभाव उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सब क्षेत्रों में देखा गया। तो भक्ति आंदोलन किसी एक राज्य या भाषा तक सीमित नहीं था, यह हमारा सब जगह फैला हुआ था। तो दक्षिण भारत में अगर देखें तो अलवार और नैयार संतों से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसी तरीके से उत्तर भारत में कबीर, सूरदास, तुलसीदास, पश्चिम भारत में नामदेव और मीराबाई और पूर्व भारत में चैतन्य महाप्रभु, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह भक्ति की आवाज गूंजी थी। सेकंड आता है हमारा विभिन्न भाषाओं की में अभिव्यक्ति। तो यह आंदोलन संस्कृत तक सीमित न रहकर लोक भाषाओं में व्यक्त हुआ। तो भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी बात ताकत थी उसकी लोक भाषा। तो संस्कृत की जगह अवधी, ब्रज, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, तो स्टूडेंट सभी भाषाओं में भक्ति साहित्य रचा गया। तो तुलसीदास ने संस्कृत छोड़कर अवधी में रामचरितमानस लिखी ताकि आम आदमी भी राम को समझ सके। तो यही था विभिन्न भाषाओं में अभिव्यक्ति। थर्ड हमारा आता है संतों और भक्तों की समान विचारधारा। कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु आदि संतों ने भक्ति का प्रचार किया। तो स्टूडेंट भले ही संत अलग अलग थे, लेकिन सबका संदेश एक ही था, वो था हमारा प्रेम, भक्ति और मानव समानता। तो कबीर बोले कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसी तरीके से मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, और गुरु नानक ने कहा एक ओंकार। तो स्टूडेंट यही था संत और भक्ति का समान विचारधारा। इसके बाद फोर्थ हमारा जो आता है वो आता है जाति पाति और भेदभाव का विरोध। तो भक्ति आंदोलन ने सामाजिक विषमता और छुआछूत का विरोध किया। तो भक्ति आंदोलन ने समाज को सीधी चुनौती दी। कहा गया कि भगवान के सामने राजा गरीब बराबर है, जाति ऊंच नीच व्यर्थ है। तो स्टूडेंट सभी मनुष्य को ईश्वर के समक्ष समान रखा गया। तो कबीर जैसे संत जो जुलाहा थे उन्होंने ब्राह्मणवाद को खुली चुनौती दी। तो यही थी जाति पाति और भेदभाव का विरोध। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है सगुण और निर्गुण भक्ति की समान उपस्थिति। तो राम और कृष्ण की सगुण भक्ति के साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी प्रचलित रही। तो भक्ति आंदोलन की खूबसूरती थी स्टूडेंट समन्वय, यानी कि जो सगुण भक्ति था उसमें राम और कृष्ण थे और निर्गुण भक्ति में निराकार ब्रह्म। तो दोनों ही जो धाराएं थे वे साथ साथ चली और ये आंदोलन जो था ये पूरे समाज को जोड़ चला। तो इससे आंदोलन की व्यापकता और समन्वयशीलता सिद्ध होती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा सगुण और निर्गुण भक्ति की समान परिस्थिति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास का विवेचन। तो स्टूडेंट अब हम भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन का उद्भव। तो भक्ति आंदोलन का उद्भव धार्मिक जटिलताओं और कर्म कांडों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। तो सबसे पहले उद्भव का कारण था जो भक्ति आंदोलन उद्भव हुआ, जो पैदा हुआ वो हुआ कर्म कांडों के बोझ से, यज्ञ, पाखंड और दिखावे के विरोध में। तो स्टूडेंट ब्राह्मणवादी रूढ़ियों और यज्ञ क्रम के विरोध में सरल भक्ति मार्ग अपनाया गया। दक्षिण भारत में अलवार और नयंगार संतों को इसका प्रारंभिक प्रेरणा स्रोत माना जाता है। तो स्टूडेंट लोगों को चाहिए था एक सरल भक्ति मार्ग, इसलिए भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सामाजिक परिस्थितियों के बारे में। तो जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय और धार्मिक आडंबरों को जनता तरसती। तो स्टूडेंट समाज में जातिगत भेदभाव था, अन्याय था, शोषण था। तो उस समय भक्ति आंदोलन ने कहा कि ईश्वर सबका है और सब बराबर है। तो भक्ति ने सरल, सुलभ और समानता आधारित मार्ग प्रदान किया। तो यही थी सामाजिक परिस्थितियां। इसके बाद थर्ड आता है इस्लाम का प्रभाव। तो इस्लाम की एकश्वरवाद, तो स्टूडेंट इस्लाम की एकश्वरवाद और समानता की भावना में ने भी भक्ति आंदोलन को और ज्यादा मानवीय बना दिया था। तो हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा मिला। तो स्टूडेंट इसके बाद फोर्थ आता है उत्तर भारत में विकास। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रसार हुआ।
तो जैसे कि हमारे राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति, तो ये सभी धाराएं हमारी इसी समय पर विकसित हुई। इसके बाद फिफ्थ हमारा जो आता है वो आता है साहित्यिक विकास को लेकर। तो भक्ति आंदोलन के साथ हिंदी साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। काव्य में भक्ति, प्रेम, वैराग्य और मानव मूल्यों की अभिव्यक्ति हुई। तो भक्ति आंदोलन के साथ हिंदी साहित्य भी फला फूला। भक्ति, प्रेम, वैराग्य काव्य के विषय बने। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें, सूरसागर हो गया जो कि सूरदास द्वारा लिखी गई है, रामचरितमानस हो गया, पदावली हो गया, तो ये कुछ ऐसे साहित्यिक विकास थे। तो स्टूडेंट यही थे हमारे भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास का विवेचन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन न केवल धार्मिक आंदोलन था बल्कि एक अखिल भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक चेतना भी था। तो भक्ति आंदोलन केवल मंदिरों की कहानी नहीं है, यह इंसान के दिल को जोड़ने की एक कहानी है। ये केवल धार्मिक नहीं बल्कि अखिल भारतीय स्वरूप वाली एक सांस्कृतिक चेतना थी। तो इसने ही समाज को रूढ़ियों से मुक्त किया, प्रेम, समानता और मानवता का मार्ग दिखाया। तो भारतीय भाषा और साहित्य को समृद्ध भी इसी ने किया। तो स्टूडेंट आज भी जो भक्ति आंदोलन है वो हमें सिखाता है कि धर्म का अर्थ प्रेम है और प्रेम का अर्थ मानवता। तो भक्ति आंदोलन ने ही हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य को समृद्ध किया तथा भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान करी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए, अथवा रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराओं का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। तो यहाँ पर हमें श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है ये बताना है और प्रमुख काव्य धाराओं को 100 उदाहरण बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का रीतिकाल भक्ति काल के बाद का महत्वपूर्ण काल है, जिसका समय लगभग 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो स्टूडेंट आप सोचिए, रीतिकाल जो था वो हमारा एक ऐसा काल था जो कि भक्ति काल के बाद आया था। तो इसका समय था 17वीं से 19वीं शताब्दी। तो इस काल में जो कविता का केंद्र था वो था श्रृंगार रस, नायक नायिका का प्रेम, सौंदर्य, अलंकार और शास्त्रीय नियम। तो स्टूडेंट कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार कविता की रचना करी, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं रीतिकाल। तो श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करेंगे कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, सबसे पहला जो कारण है वो है श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण। तो रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस प्रमुख रूप से मिलता है, तो इसीलिए इसे हम श्रृंगार रस भी कहते हैं। तो रीतिकाल काव्य का प्राण था श्रृंगार रस, यानी कि इसमें प्रेम, मिलन, विग्रह, संयोग, तो सभी कुछ को कवियों ने नायक नायिका के मन के भावों को अत्यंत सूक्ष्मता से चित्रित किया, जैसे कि कोई कवि प्रेम को कैमरे की स्लो मोशन में दिखा रहा हो। तो इसीलिए इस काल की जो कविता है वो भावुक, कोमल और रोमांटिक भी बन गई है। तो स्टूडेंट यही था श्रृंगार रस की प्रधानता। सेकंड आता है नायिका भेद का व्यापक वर्णन। तो स्वीकिया, परकिया, मुग्धा, प्रौढ़ा आदि नायिकाओं का वर्गीकरण किया गया। तो रीतिकाल में प्रेम को और गहराई देने के लिए नायिका भेद का विस्तार किया गया। तो जैसे कि ये मैंने आपके कुछ वर्गीकरण बताए, ये वर्गीकरण कर दिए गए। तो जो मुग्धा नायिका होती थी जो कि प्रेम में भोली थी, और जो प्रौढ़ा नायिका थी वो प्रेम में अनुभवी थी। तो इससे जो श्रृंगार रस था वो और भी ज्यादा प्रभावी हो गया और उसको गहराई प्रदान इसने कर दी। तो यही था नायिका भेद का व्यापक वर्णन। इसके बाद थर्ड हमारा आता है सौंदर्य और अलंकारिता। तो रूप, सौंदर्य, अंग प्रत्यय वर्णन और अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग हुआ। तो रीतिकालीन कवि सौंदर्य के चित्रकार थे। उन्होंने आंखों का वर्णन, मुख, केश, अंग प्रत्यय, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा सब अलंकार को यूज किया। तो नायिका का मुख चंद्रमा जैसा, नेत्र कमल जैसे और चाल हंसनी जैसी। तो ये एक ऐसे ही उदाहरण है। तो कविता एक कलाकृति बन गई थी जिसमें चमत्कार पूर्ण भी जिसको माना गया था। तो यही था सौंदर्य और अलंकारिता। फोर्थ हमारा आता है दरबारी संस्कृति का प्रभाव। तो कवि राजाओं और नवाबों के आश्रय में रहते थे। तो स्टूडेंट जो इस काल के अधिकांश कवि थे वे राजाओं और नवाबों के आश्रय में रहते थे। तो इसीलिए दरबारों में उन्हें विलासिता, प्रेम, सौंदर्य का वातावरण दिखता था, और इसीलिए कविता में साधारण जीवन नहीं बल्कि राजसी प्रेम का चित्रण हुआ है। तो इन्हीं कारणों से जो रीतिकाल है स्टूडेंट उसको श्रृंगार काल कहा जाता है।
तो यही था हमारा रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रीतिकाल की प्रमुख काव्य धारा 100 उदाहरण। तो अब हम रीतिकाल की कुछ प्रमुख काव्य धारा देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो काव्य धारा आती है वो होती है रीतिबद्ध काव्य धारा। तो रीतिबद्ध काव्य क्या धारा थी? तो स्टूडेंट इसमें जो कवि थे उन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार रचना करी, इसलिए इन्हें रीतिबद्ध काव्य का धारा कहा गया। तो इसमें जो रस अलंकार छंद थे सबको एक व्यवस्थित रूप में रखा गया, जैसे कि केशव दास की रसिक प्रिय दे रेखे या बिहारी की बिहारी सतसई। तो स्टूडेंट ये तो हमारी रीतिबद्ध काव्य धारा थी। सेकंड हमारी आ रही रीति सिद्ध काव्य धारा। तो रीति सिद्ध जो काव्य धारा थी इसमें जो नियम थे वह बंधे हुए नहीं थे, बल्कि यानी कि यहाँ पर नियमों से हटकर जो स्वाभाविक काव्य रचना थी वो कवियों ने करी। तो श्रृंगार भाव सहज और प्रभावशाली रूप में भी यहाँ पर हमें दिखने को मिलता है, जैसे कि आप घनानंद देखे या ठाकुर देखे। थर्ड हमारी आती है रीति मुक्त काव्य धारा। तो ये जो काव्य धारा थी ये काव्य शास्त्र नियमों की उपेक्षा की गई थी इसमें, और भावनाओं की स्वतंत्र और सुचंत अभिव्यक्ति इसमें देखने को मिलती है। जैसे कि आप आलम या बोधा देखे तो ये हमारे रीति मुक्त काव्य धारा के ही कुछ उदाहरण है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता, नायिका भेद, अलंकार और सौंदर्य वर्णन के कारण इसे हम श्रृंगार काल कहते हैं। तो जहां प्रेम की कविता ही आत्मा बन जाए वही काल श्रृंगार काल कहलाता है। तो स्टूडेंट इन सभी कारणों से जो रीतिकाल है उसको श्रृंगार काल कहा गया। तो इसमें सामाजिक चेतना कम थी, लेकिन जो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से रीतिकाल है वो हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था। तो स्टूडेंट रीतिकाल की जो विभिन्न काव्य धारा थी उसने हिंदी काव्य को कलात्मक परिपक्वता प्रदान करी, लेकिन जो फिर भी काव्य शास्त्रीय दृष्टि है वो रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण चरण थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए अथवा रीति से हटकर स्वच्छंद प्रेम मार्ग पर चलकर रचना करने वाले कवियों और उनके काव्य का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर हमें रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्ति और ऐसे कवियों के बारे में बताना चाहना है जो कि रीति से हटकर स्वच्छंद प्रेम मार्ग पर चले। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत भी हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह काल है जिसमें काव्य रचना शास्त्रीय नियमों और निश्चित काव्य रीति के अनुसार की गई है। तो स्टूडेंट इस काव्य रचना में काव्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार काव्य रचना हुई, और इस काल में एक और तो रीतिबद्ध काव्य की परंपरा विकसित हुई और दूसरे और कुछ कवि जो कि इन नियम से हटकर स्वच्छंद प्रेम की ओर चल रहे थे। तो इन दोनों परिवर्तनों ने जो रीतिकालीन काव्य है उसको और ज्यादा विविधता और गहराई प्रदान कर दी थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो प्रवृत्ति आती है वो आती है काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन। तो रीतिबद्ध काव्य शास्त्र के निर्धारित नियमों के अनुसार रचना करते थे। तो रीतिबद्ध कवि जो थे वे कविता लिखने से पहले यह सोचते थे कि रस कौन सा होगा, कौन सा अलंकार होगा, छंद सही है या गलत, यानी कि जो कविता थी वो नियमों की चौखट में लिखी जाती थी। तो स्टूडेंट इसमें नायिका भेद, रस, अलंकार, छंद सभी का विवेचन किया गया है। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें जो केशव दास की रसिक प्रिया है वो पूरी तरीके से शास्त्रीय नियमों पर आधारित है। तो सेकंड हमारा आता है श्रृंगार रस की प्रधानता। तो रीतिबद्ध काव्य में श्रृंगार रस को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। तो स्टूडेंट इसमें नायक नायिका का प्रेम, संयोग और वियोग, भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण ये सभी हमें देखने को मिलता है। तो आप देखें नायिका की एक मुस्कान कवि के लिए पूरी कविता बन जाती थी। तो श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें देखी गई है। थर्ड आता है नायिका भेद का विस्तार। तो स्वीकिया, परकिया, मुग्धा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया रीतिकाल में नायकों का गहन वर्गीकरण कर दिया गया था, और इससे जो काव्य था वो कलात्मकता और बुद्धिमत्ता उसमें बढ़ने लगी थी। तो यही था हमारा नायक नायिका का भेद का विस्तार। इसके बाद फोर्थ आता है अलंकारिकता और चमत्कार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रचुर उपयोग हुआ। तो रीतिबद्ध काव्यों का लक्ष्य था पाठकों को चकित करना, तो इसीलिए उन्होंने अलग अलग जो अलंकार है उनका यूज किया। तो कविता सुंदर तो थी लेकिन कई बार भाव से ज्यादा चमत्कार प्रदान हो गई थी।
इसके बाद फिफ्थ आता है हमारा आश्रयदाता प्रधान काव्य। तो कवि राजाओं और सामंतों के आश्रय में रहते थे, तो इसीलिए उन्होंने दरबारी जीवन, विलासिता, प्रशंसा, ये सभी काव्य का उनका विषय बने हुए थे। तो जैसे कि आप देखें केशवदास हो गया, कि केशवदास की रेसक प्रिया हो गई, बिहारी की बिहारी सत्साई हो गई, ये इसके कुछ उदाहरण है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब हम बात कर लेते हैं जो रीति से हटकर स्वच्छंद प्रेम पर चलने वाले कवि थे और उनके काव्य के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा स्वच्छंद प्रेम काव्य की विशेषता क्या होती है। तो इन कवियों ने शास्त्रीय नियमों की उपेक्षा कर भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की। तो यहाँ पर नियम नहीं, यहाँ सिर्फ दिल बोलता है। तो शास्त्रीय नियमों की जो उपेक्षा है वो इन्होंने करी, प्रेम को आत्मानुभाति और मानवीय संवेदना के रूप में प्रस्तुत किया और भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति इसमें हमें देखने को मिलती है। तो वे कौन कौन से कवि थे? सबसे पहले हमारे आते हैं घनानंद। तो स्वच्छंद प्रेम काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो स्टूडेंट घनानंद को स्वच्छंद प्रेम काव्य का शिरोमणि भी कहा जाता है। तो इनका जो काव्य था उसमें एकनिष्ठ, त्यागपूर्ण, निष्काम, निश्चल, ये सभी मिलते थे। और साथ ही उनकी जो कविता थी वो पढ़ते समय ऐसा लगता था जैसे कवि स्वयं पीढ़ा जा रहा हो। तो स्टूडेंट भाषा जो थी वो सरल, भाव ज्ञान और मार्मिक थी। तो ये तो हमारे घनानंद हुए। सेकंड आए हमारे ठाकुर। तो प्रेम और सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति इनके काव्य की विशेषता है। तो अलंकार से अधिक भावना पर जोर इन्होंने दिया है। तो इनकी जो कविता होती थी वो सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली होती थी। थर्ड हमारे आते हैं बोधा। तो प्रेम को आत्मिक अनुभूति के रूप में प्रस्तुत किया। इनकी जो कविता होती थी उसमें स्वच्छंदता और भावप्रवणता हमें देखने को मिलती थी। फोर्थ आते हैं आलम। तो आलम का जो प्रेम काव्य है वो व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता था। तो इनकी जो रीति थी वो परंपरागत रीति से थोड़ी अलग शैली, जो कि स्वाभाविक शैली थी, वो इन्होंने अपनाई। तो यही थे हमारे कुछ कवि जो कि रीति से हटकर स्वच्छंद प्रेम मार्ग पर चले। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ कवि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे आंसर के एक छोटे से निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि रीतिबद्ध काव्य ने हिंदी साहित्य को शास्त्रीय अनुशासन, अलंकारिक सौंदर्य और कलात्मकता परिपक्वता प्रदान करी। तो स्टूडेंट ये जो हमारा नियम वाला सिस्टम था वो हमारा रीतिबद्ध काव्य में था। तो जहां नियम होते हैं वहां कला सुसंस्कृत होती है और जहां भावना होती है वहां कला जीवित होती है। तो रीति काव्य ने हिंदी साहित्य को शास्त्रीय अनुशासन और कलात्मक सौंदर्य दिया और जो स्वच्छंद प्रेम काव्य था उसने कविता को मानवीय संवेदना और आत्मीयता दी। तो ये दोनों ही जो प्रवृत्ति थी स्टूडेंट, इन्होंने हमारे रीतिकाल को और ज्यादा बहुआयामी और समृद्ध बना दिया था। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा द्विवेदी युगीन राष्ट्र चेतना का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो चीज बतानी है, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषता और द्विवेदी युगीन राष्ट्र चेतना। तो स्टूडेंट चलिए इस आंसर की शुरुआत हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तो स्टूडेंट इस युग का जो नाम पड़ा वो हमारे आचार्य द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा, क्योंकि इन्होंने ही सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करी थी। तो स्टूडेंट ये जो हमारा काल था इसमें कविता का उद्देश्य बदला, सौंदर्य से ये आगे बढ़ा और समाज सुधार और राष्ट्र चेतना इसमें केंद्र में आई। तो द्विवेदी युगीन काव्य ने हिंदी साहित्य को गंभीर, उद्देश्यपूर्ण और विचार प्रधान स्वरूप भी दे दिया था। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं को लेकर। तो सबसे पहली जो विशेषता रहने वाली है वो रहने वाली है सुधारवादी एवं नैतिक दृष्टिकोण। तो द्विवेदी युगीन काव्य का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था, अंधविश्वास, रूढ़ियों, अशिक्षा और कुरीतियों का विरोध किया गया। तो स्टूडेंट द्विवेदी युगीन कवि समाज की बुराइयों पर सीधे प्रहार करते थे। तो इस समय जो कविता थी वो समाज सुधार का हथियार थी। तो कवि जनता को सही गलत की पहचान कराते थे। सेकंड आता है राष्ट्रीय चेतना का विकास।
देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम काव्य का प्रमुख विषय बना। तो स्टूडेंट ये वे समय था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी था, तो कवियों ने देशभक्ति जगाई, आत्मसम्मान का जो भाव था वो पैदा किया, जिससे कि स्वतंत्रता की आकांक्षा भी व्यक्त की गई। तो इस समय जो कविता थी वो स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज भी बनी। थर्ड हमारा आता है विषय वस्तु की गंभीरता। काव्य में सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विषयों को महत्व मिला। तो द्विवेदी युग में भावुकता से अधिक विचारशीलता को महत्व मिला। तो इस समय की जो कविता थी स्टूडेंट, वो सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विषय पर होती थी, और ये जो कविता होती थी ये गंभीर और उद्देश्यपूर्ण भी बन गई थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ, खड़ी बोली का विकास। तो खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। तो इस युग की सबसे बड़ी देन है हमारी खड़ी बोली हिंदी। तो इस समय की जो भाषा थी वो परिष्कृत, व्याकरण सम्मत और प्रभावशाली बनने लगी। तो खड़ी बोली साहित्य की मुख्य भाषा बन गई थी। फिफ्थ आता है अलंकारों का संयमित प्रयोग। तो अलंकारों का प्रयोग सीमित और उद्देश्यपूर्ण रहा। तो रीतिकाल के विपरीत जहां पर हमारे जो अलंकार थे उनका बहुत ही ज्यादा उपयोग था। यहाँ पर जो अलंकार थे वे दिखावे के लिए नहीं बल्कि विचार स्पष्ट करने के लिए थे। तो भाव और विचार दोनों ही प्रधान इसमें हो गए थे। तो यही था अलंकारों का संयमित उपयोग। इसके बाद सिक्स्थ आता है आदर्शवादी काव्य दृष्टि। तो काव्य में आदर्श नागरिक, आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र की कल्पना की गई। तो जो हमारा द्विवेदी युग था इसमें आदर्श चीजों के बारे में बात की गई, तो कविता जो थी वो मार्गदर्शक बन जाती थी। तो यही थी हमारी द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है द्विवेदी युगीन राष्ट्र चेतना का मूल्यांकन। तो अब हम राष्ट्र चेतना का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है देशभक्ति की सशक्त अभिव्यक्ति को लेकर। तो इस युग में कवियों ने भारत की पराधीनता पर दुख व्यक्त किया हुआ है। तो इसमें उन्होंने स्वतंत्रता की जो आवश्यकता है उसको समझाया, और साथ ही स्वाभिमान और आत्मगौरव की भावना को जागृत किया। तो इस समय जो कविता थी वो जनता की भावना बन गई। सेकंड आता है सामाजिक जागरण और राष्ट्रीय एकता। जाति, धर्म और भाषा के भेद से ऊपर उठकर राष्ट्र जनता पर बल दिया गया। तो स्टूडेंट जो हमारी जाति, धर्म थे उन सभी को साइड में रखकर जो राष्ट्रीय एकता है उसको केंद्र में लाया गया, और लोगों को अपने अधिकार और उनके जो कर्तव्य थे वे उनको समझाए गए। थर्ड हमारा आता है सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो भारतीय संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली अतीत की स्मृति कराई गई। तो स्टूडेंट भारत का जो गौरवशाली इतिहास था उसकी याद दिलाई गई, साथ ही आत्महीनता को दूर करने का प्रयास इसमें किया गया। तो जनता में जो आत्मगौरव था वो जगाने का कार्य भी इसी समय हुआ। फोर्थ आता है साहित्य को जन जागरण का माध्यम बनाना। तो काव्य केवल मनोरंजन न रहकर राष्ट्र जागरण का साधन बना। साहित्य और स्वतंत्रता आंदोलन के बीच सेतु का कार्य हुआ। तो इस समय जो द्विवेदी युग था उस समय साहित्य मनोरंजन नहीं बल्कि जन जागरण का साधन था। तो साहित्य और स्वतंत्रता आंदोलन दोनों ही एक दूसरे के पूरक बने। अब इसकी कुछ सीमाएं भी है, सीमाएं देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय चेतना बौद्धिक और उपदेशात्मक अधिक थी। तो स्टूडेंट इसमें जो भावनात्मक सौंदर्य है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन इसके उद्देश्य की दृष्टि से ये जो युग था ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो ये सभी इसकी कुछ सीमाएं थी। तो स्टूडेंट ये थे हमारे द्विवेदी युगीन राष्ट्र चेतना का मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य ने हिंदी साहित्य को उद्देश्यपूर्णता, सामाजिक चेतना और राष्ट्र भावना से समृद्ध किया। तो जब कविता समाज को दिशा दे तब वह केवल कविता नहीं इतिहास बन जाती है। तो द्विवेदी युगीन ने हिंदी साहित्य को उद्देश्यपूर्णता दी, इसी तरीके से राष्ट्र चेतना को जन जन तक पहुंचाया और खड़ी बोली हिंदी को स्थापित किया। तो स्टूडेंट इसलिए कहा जाता है कि जो द्विवेदी युग है वो आधुनिक हिंदी साहित्य की एक मजबूत नींव या सुदृढ़ आधारशिला मानी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए, अथवा संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर हमसे दो चीजें पूछी गई है, निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषता और संत काव्य की प्रमुख विशेषता। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक
छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देख लेते हैं भक्ति काल हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण काल है, जिसमें ईश्वर भक्ति के केंद्र में रखकर काव्य रचना की गई। तो स्टूडेंट भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे आध्यात्मिक काल माना जाता है और इसी काल की एक प्रमुख धारा थी निर्गुण भक्ति काव्य। तो ये जो धारा थी, इसमें ईश्वर को निराकार भारी आडंबरों का विरोध किया गया, साथ ही प्रेम, ज्ञान और मानवता का संदेश इसमें दिया गया। तो निर्गुण भक्ति काव्य जो था वो सीधे संत काव्य से जुड़ा हुआ था। तो इनके जो उद्देश्य थे वो समाज को आध्यात्मिक और नैतिक दिशा देना था। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग के बारे में। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है निर्गुण ईश्वर की उपासना। तो निर्गुण भक्ति काव्य में ईश्वर को रूप, रंग और आकार से परे माना गया। तो स्टूडेंट इस समय संतों ने कहा कि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे बड़ा सत्य है। तो इसीलिए उन्होंने ईश्वर को ब्रह्म, सत्य और परम तत्व माना और उसी के रूप में उसको स्वीकार किया। तो इस निर्गुण ईश्वर की उन्होंने उपासना करी। सेकंड आता है ज्ञान और भक्ति का समन्वय। तो केवल भावुक भक्ति नहीं बल्कि आत्मज्ञान पर भी बल दिया गया। तो निर्गुण भक्ति केवल भावुकता ही नहीं थी, संतों का मानना था कि बिना ज्ञान भी भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति भी ज्ञान शुष्क है। तो इसीलिए जो दोनों का सुंदर मिलन है वो हमें देखने को मिलता है। थर्ड हमारा आता है कर्मकांड और आडंबर का विरोध। मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत और भ्रम कर्मकांडों की आलोचना की गई। तो स्टूडेंट इन सब का जो निर्गुण संतो था उन्होंने खुलकर विरोध किया। उन्होंने आंतरिक साधना को श्रेष्ठ बताया। जैसे कि कबीर कहते हैं कि पाथर पूजे ना हरि मिले, हरि मिले तो ढूंढिए अपने हृदय। तो स्टूडेंट इसी तरीके से कर्मकांड और आडंबर का उन्होंने विरोध किया। फोर्थ हमारा आता है सामाजिक समानता का संदेश। तो जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया गया। तो निर्गुण भक्ति काव्य सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी था। इसमें स्टूडेंट बताया गया है कि ईश्वर के सामने सब बराबर है, तो ईश्वर की संतान मानकर समान दृष्टि अपनाई गई है। फिफ्थ हमारा आता है सरल और लोक भाषा का प्रयोग। सदु, ककड़ी, खड़ी बोली, अवधि और ब्रज का प्रयोग हुआ। तो संतों ने संस्कृत नहीं बल्कि लोक भाषा अपनाई, जैसे कि सदु ककड़ी हो गई, खड़ी बोली हो गई, अवधि हो गई या ब्रज हो गई। तो भाषा जो थी वो स्टूडेंट वो सरल थी और सीधे दिल तक पहुंचने वाली थी और जन साधारण के लिए बोधगम्य थी। तो स्टूडेंट यही थी हमारे निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं को लेकर। तो अब हम संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता आती है वो आती है संत जीवन दृष्टि। तो संत कवियों का जीवन त्याग, साधना और वैराग्य पर आधारित था। तो संत भारी सन्यासी नहीं बल्कि अंतरात्मा के सन्यासी थे। ग्रस्त होकर भी वे वैराग्यपूर्ण जीवन जीते थे। तो सेकंड हमारा आता है मानवता और प्रेम का संदेश। संत काव्य में प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया। तो जो संत काव्य था उसमें प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना गया। करुणा और भाईचारे पर उसमें बल दिया गया और मानव मानव के बीच प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, ये बताया गया। थर्ड हमारा आता है सामाजिक कुरीतियों का विरोध। पाखंड, ढोंग, रूढ़ियों और धार्मिक कट्टरता की आलोचना की गई। तो संतों ने निडर होकर समाज को आईना दिखाया। तो समाज सुधार की प्रबल चेतना भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद फोर्थ आता है गुरु की महत्ता। तो गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया। तो स्टूडेंट क्यों दिया गया? क्योंकि गुरु ही अज्ञान से ज्ञान तक ले जाता है, इसीलिए उसको प्रकाशक और मोक्ष का मार्गदर्शक भी कहा जाता है। तो गुरु की महत्ता भी बहुत थी। फिफ्थ आता है प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक शैली। उलटवासी, दोहे और साखी का प्रयोग किया गया। तो स्टूडेंट जो हमारे गूढ़ सत्य था, जो सरल प्रतीक था वो इसमें व्यक्त होता था। तो प्रतीकों और व्यंग के माध्यम से गूढ़ सत्य भी व्यक्त किया गया। प्रमुख संत कवि अगर आप इस समय के देखें तो वे थे कबीर, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल। तो ये कुछ प्रमुख संत कवि थे। तो यही थे हमारे संत काव्य की प्रमुख विशेषता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि निर्गुण भक्ति काव्य और संत काव्य दोनों ने ही हिंदी साहित्य को आध्यात्मिक गहराई, सामाजिक चेतना और मानवीय दृष्टि प्रदान करी। तो निर्गुण भक्ति ने भगवान को मूर्ति से निकालकर मानव हृदय में स्थापित किया। तो निर्गुण भक्ति काव्य ने ही
आध्यात्मिक गहराई दी और जो हमारे संत काव्य थे उन्होंने प्रेम और मानव को मानवता का मार्ग दिखाया। तो दोनों ने मिलकर ही हिंदी साहित्य को एक नई चेतना और एक नई दिशा दी, जिस कारण इनका जो स्थान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, हिंदी कहानी की विकास यात्रा का विवेचन कीजिए अथवा नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हमें कहानी के विकास और नाटक के उद्भव और विकास के बारे में बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में कहानी और नाटक दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हिंदी साहित्य के जो आधुनिक युग है उसमें दोनों का ही विशेष स्थान रहा है। तो जहां पर हिंदी कहानी सामान्य मानव जीवन और समस्या और संवेदनाओं को प्रस्तुत करती थी, वहीं पर जो हमारा नाटक था उसने रंगमंच के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और चेतना को स्वर दिया। तो हिंदी कहानी की जो विकास यात्रा और नाटक का जो उद्भव है, ये हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी कहानी की विकास यात्रा को लेकर। तो चलिए विकास कहानी को समझ लेते हैं, विकास यात्रा किस तरीके से हुई। तो सबसे पहले आया प्रारंभिक चरण। तो प्रारंभिक चरण कौन सा था? तो हिंदी कहानी का प्रारंभ आधुनिक युग में हुआ। तो हिंदी कहानी का जो आरंभ है स्टूडेंट वो भारतेंदु युग से माना जाता है, और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है उनको हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि इस समय जो कहानी का रूप था वो सरल और सुधारवादी था। तो शुरुआती हमारी भारतेंदु युग से हुई, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतेंदु युग की वजह से इसका नाम पड़ा। तो यही था प्रारंभिक चरण। इसके बाद हमारा आया सेकंड, प्रेमचंद युग। तो प्रेमचंद युग क्या था? प्रेमचंद युग हमारे कहानी की आत्मा थी। तो हिंदी कहानी को सुदृढ़ आधार मुंशी प्रेमचंद ने दिया। तो हिंदी कहानी को जो सशक्त आधार मिला वो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा मिला। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देखें इसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन, सामाजिक अन्याय, गरीब और मानवीय संवेदनाओं, इन सभी को दिखाया। तो उदाहरण जैसे आप देखें, उनका कफन हो गया, ईदगाह हो गया, पुस की रात हो गया। तो ये कुछ ऐसी कहानी थी जो कि प्रेमचंद की कहानियां थी और सीधे दिल में ये उतर जाती है। तो यही था हमारा प्रेमचंद युग। इसके बाद थर्ड हमारा आया यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक चरण। तो प्रेमचंद के बाद कहानी में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक यथार्थ का विस्तार हुआ। तो प्रेमचंद के बाद कहानी में आया मानसिक संघर्ष। तो इसमें पात्रों की अंतरात्मा, मनोवैज्ञानिक द्वंद और सामाजिक यथार्थ, कहानी और अधिक गहरी समय हो गई थी। फोर्थ आया प्रगतिवादी कहानी। तो समाज में शोषण, वर्ग संघर्ष और आर्थिक विषमता को विषय बनाया गया। तो इस चरण में कहानी बनी सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम। तो शोषण, वर्ग संघर्ष, आर्थिक विषमता, तो सब जो साहित्य था उसमें ये दिखाया गया। तो साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया गया, सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गया था। फिफ्थ हमारा आता है नई कहानी आंदोलन। तो स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति केंद्रित कहानी लेखन हुआ। अस्तित्व, अकेलापन और आधुनिक जीवन की जटिलताएं प्रमुख विषय। तो स्टूडेंट, स्वतंत्रता के बाद जो कहानी का केंद्र था वो था आधुनिक जीवन की जटिलताएं, अकेलापन और अस्तित्व। तो अब जो कहानी थी वो आधुनिक सोच की एक आवाज बन गई थी। तो इसी प्रकार से जो हिंदी कहानी है उस समय के साथ विषय, शैली और दृष्टि को बदलती रही है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा हिंदी कहानी की विकास यात्रा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नाटक के उद्भव और विकास को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं नाटक का उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाटक के उद्भव के बारे में। तो हिंदी नाटक का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। संस्कृत नाट्य परंपरा और लोक नाट्यों का प्रभाव हिंदी नाटक पर पड़ा। तो इसकी जो शुरुआत है वो भारतेंदु युग से मानी जाती है, और संस्कृत नाट्य परंपरा और लोक नाट्यों का स्पष्ट प्रभाव हमें इसमें दिखता है। सेकंड आता है भारतेंदु युगीन नाटक। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उन्होंने नाटक को सामाजिक उद्देश्य दिया, और उन्होंने ही राष्ट्र चेतना, सामाजिक सुधार की भावना के माध्यम से जो नाटक था उसको जन जागरण का माध्यम बना लिया। थर्ड हमारा आता है द्विवेदी युग और छायावाद। तो नाटकों में विचार प्रधानता और साहित्यिक गंभीरता बढ़ी। तो इस दौर में जो विचार प्रधान नाटक था, जो साहित्यिक गंभीरता थी, तो स्टूडेंट मंच सीमाओं के कारण ही जो नाट्य था वो अपेक्षाकृत कम लिखे गए थे,
क्योंकि मंच सीमाएं कुछ थी, तो इसीलिए जो नाटक था वो अपेक्षाकृत कम लिखे गए थे द्विवेदी युग और छायावाद में। फोर्थ आता है आधुनिक हिंदी नाटक। तो आधुनिक काल में नाटक समाज यथार्थ और राजनीतिक चेतना से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट, प्रयोगधर्मी नाटक इस समय की रचना है। तो रंगमंच के विकास से ही जो नाटक था वो और ज्यादा जीवंत हो गए थे। तो यही था आधुनिक हिंदी नाटक। इसके बाद फिफ्थ आता है समकालीन नाटक। तो आधुनिक जीवन की विडंबनाएं, व्यक्ति की पहचान और सामाजिक संघर्ष प्रमुख विषय बने। तो संवादवाद प्रधान और मंच संगत जो नाटक थे वे अब बनने लगे थे। तो स्टूडेंट, यही था हमारा समकालीन नाटक। तो यही था नाटक का उद्भव और विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे आंसर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदना और व्यक्ति की आंतरिक दुनिया के निरंतर विस्तार की कहानी है। तो स्टूडेंट, जो हिंद कहानी है उसने समाज को पढ़ना सिखाया और नाटक ने समाज को देखना सिखाया। तो हिंदी कहानी जो है वो मानव संवेदना और यथार्थ की आवाज थी, लेकिन जो हिंदी नाटक है वो रंगमंच के माध्यम से सामाजिक चेतना का माध्यम था। तो दोनों ने ही मिलकर हिंदी आधुनिक साहित्य को गहराई, व्यापकता और नई दिशा प्रदान करी। तो स्टूडेंट, हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था आंसर नंबर 9। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है टिप्पणी लिखिए। तो जो ये क्वेश्चन है ये आपका डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है। आपसे कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे जिन पर आपको टिप्पणी लिखनी होती है। तो जैसे कि यहाँ पर हमसे अवधि भाषा, सूफी काव्य, छायावाद और रीतिकाल में वीर काव्य दिए गए हैं, इसी तरीके से आपसे भी कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे, आपको उन पर टिप्पणी लिखनी होगी। तो चलिए टिप्पणी वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टिप्पणी लिखेंगे हमारे अवधि भाषा पर। तो अवधि भाषा की एक प्रमुख पूर्वी हिंदी बोली है। तो स्टूडेंट, जो हमारी अवधि है वो हिंदी की एक प्रमुख पूर्वी बोली है। तो जब तुलसीदास ने राम को संस्कृत से निकालकर जनता के बीच उतारा, तो उसी समय जो हमारी अवधि भाषा थी वो हमारी बोली जाने लगी। ये जो भाषा थी ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है और ये हिंदी की एक प्रमुख पूर्वी बोली है। तो इसकी विशेषता क्या है स्टूडेंट? इसकी विशेषता है कि ये जो भाषा है सरल, मधुर और भाव प्रधान अभिव्यक्ति है, जिससे कि जो काव्य है वो हमारा लोक जीवन से जुड़ जाता है। तो भक्ति काल में जो अवधि भाषा है उसका विशेष विकास हुआ और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधि भाषा में ही करी, जिससे कि इसको एक साहित्यिक प्रतिष्ठा भी मिल पाई। तो अवधि ने ही जो लोक जीवन था और जो धार्मिक भावना थी और मानवीय संवेदना था, इन तीनों का सुंदर समन्वय किया। तो अवधि ने ही धर्म, भक्ति और मानवता को जन जन तक पहुंचाया। तो यही थी हमारी अवधि भाषा। इसके बाद सेकंड हमारे आता है सूफी काव्य। तो सूफी काव्य भक्ति आंदोलन की प्रेम प्रधान धारा है, जिसमें ईश्वर को प्रेमी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ईश्वर था वो मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि प्रेम में बसता था। तो सूफी काव्य भक्ति आंदोलन की प्रेम प्रधान धारा है। इसकी जो प्रमुख विशेषता आती है वो आती है कि यहाँ पर ईश्वर और आत्मा का संबंध ऐसे था जैसे कि प्रेमिका और प्रेम का संबंध हो। इसमें विरह, त्याग, प्रेम, आत्मिक साधना, इन सभी को दिखाया गया और साथ ही इससे हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय को भी बढ़ावा मिला। तो हिंदी सूफी काव्य की जो भाषा थी स्टूडेंट वो भी हमारी अवधि भाषा रही। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जो पद्मावत है वो सूफी काव्य का एक प्रमुख उदाहरण आता है। तो सूफी काव्य ने ही प्रेम के माध्यम से जो धर्म की सीमा है उसको तोड़ा और हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया। तो यही था हमारा सूफी काव्य। इसके बाद थर्ड हमारा आता है छायावाद। तो अब हम बात कर लेते हैं छायावाद के बारे में। तो छायावाद आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण काव्य धारा है। तो स्टूडेंट, जो हमारा छायावाद है ये हमारा तब की बात है जब कविता ने आत्मा से बात करनी शुरू कर दी थी। तो छायावाद आधुनिक हिंदी की एक महत्वपूर्ण धारा है। इसकी विशेषता यही है कि इसमें आंतरिक अनुभूति, कल्पना, रहस्य और प्रकृति का सौंदर्य और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो कविता भावनात्मक और संगीतात्मक इससे बन जाती है। तो स्टूडेंट, प्रमुख कवि इस समय के थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो इन सभी ने छायावाद को कविता को अंतर्मुखी और कलात्मक बना दिया था। तो यही था हमारा छायावाद। इसके बाद फोर्थ आता है रीतिकाल में वीर काव्य। तो अब हम बात कर लेते हैं रीतिकाल में वीर काव्य। तो रीतिकाल को मुख्यतः
अन्यथा श्रृंगार काल भी माना जाता है। तो भले ही इस समय प्रेम प्रधान था, लेकिन वीरता की जो लौ थी वो पूरी तरीके से बुझी नहीं थी। फिर भी जो ये वीर काव्य है, इसकी जो परंपरा है वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई थी। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा वीर काव्य था, इसकी विशेषता थी कि वीरता और शौर्य का वर्णन करना, इसी के साथ जो हमारा श्रृंगार और अलंकार का समन्वय है वो हमें देखने को मिलता है। दरबारी प्रशंसा तक यहाँ पर सीमित थी। तो ये आदिकाल जैसा व्यापक नहीं रहा, लेकिन इसमें वीर रस जो था वो हमें देखने को मिलता है। तो यह वीर काव्य आदिकाल के भांति व्यापक नहीं रहा, बल्कि सीमित रूप में दरबारी प्रशंसा तक सिमट गया। तो रीतिकालीन वीर काव्य जो था वो शौर्य परंपरा का संरक्षक भी बना। तो इसने ही वीर रस की परंपरा को जीवित रखा। तो स्टूडेंट, यही था हमारा वीर काव्य। तो हम अंत में कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की जो सुंदरता है वो इसी विविधता में है। जो अवधी भाषा थी उज्जैन भाषा की शक्ति थी, जो सूफी काव्य था वो प्रेम की साधना, और जो छायावाद था वो आत्मा की कविता, और रीतिकालीन वीर काव्य शौर्य की परंपरा। तो इन सभी ने मिलकर ही हिंदी साहित्य को समृद्ध, व्यापक और जीवंत बनाया। तो स्टूडेंट, यही था हमारा रीतिकाल में वीर काव्य, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि मैंने आपको बता दिए, और ये आपके डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट, याद रखो, हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिव, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो, और 3 लकी स्टूडेंट्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड हमारा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिव के विनर्स। टिल देन, स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।